कहानी की शुरुआत होती है और हम एक मिस्टीरियस आदमी को देखते हैं जो अपने वर्कशॉप में एक धारदार चाकू बना रहा था। वह बड़ी मेहनत से अपने चाकू को तैयार करता है और अपने शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। वही रात में हम सिंडी और ब्रैड को देखते हैं जो अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद एक दूसरे से फ्लर्ट कर रहे थे। असल में ये दोनों वेट वैली नाम के वाटर पार्क में काम करते हैं, लेकिन आज की शिफ्ट खत्म होने के बाद दोनों स्लाइड के ऊपर जाते हैं और एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। वो दोनों अपनी मस्ती में खोए हुए थे कि वही मिस्टीरियस आदमी अपना चाकू लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। सिंडी उसके पैरों की आवाज से डर जाती है, लेकिन ब्रैड उसे शांत करता है और दोनों एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन अगले ही पल वो आदमी उनके सामने आ जाता है, जिसे देखकर ब्रैड वहीं पर जम जाता है और सिंडी उससे अपनी जान की भीख मांगने लगती है। लेकिन वो किलर उन पर हमला कर देता है, जिससे घबराकर ब्रैड नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। कुछ देर बाद हम सिंडी के कटे हुए टुकड़ों को नीचे गिरता देखते हैं, जिसका मतलब था उस किलर ने सिंडी को भी मार दिया। ये भयानक घटना वेट वैली वाटर पार्क में हुई थी, जहाँ ये पार्क पहले से ही ऐसे हादसों के लिए बदनाम था और अब यहाँ एक और हादसा हो चुका है। लेकिन इन सब के बाद भी वैली हिल्स स्कूल के स्टूडेंट यहाँ आने वाले हैं ताकि वो अपने ग्रेजुएशन पूरा होने की पार्टी मना सकें। कुछ घंटों बाद एक बस और कुछ कारें स्टूडेंट्स को लेकर पार्क में पहुंच जाती हैं। यहाँ वो सभी अपनी ग्रेजुएशन पार्टी के लिए बहुत एक्साइटेड थे। वहीं इन्हीं स्टूडेंट्स में हम जोश को देखते हैं जो एड ब्लेड्स नाम के एक रॉक बैंड का गिटारिस्ट है। उसके ग्रुप में उसके दो दोस्त चैड और स्लिम भी हैं। वो सभी अपने सामान को वैन से उतारते हैं और स्टेज की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी फील उन्हें तंग करने लगता है, जिसे देखकर चैड जोश की मदद करने आगे आता है। लेकिन फील तो अपने बाकी दोस्तों को भी इन सब का मजाक बनाने के लिए बुला लेता है, जिसके बाद सभी मिलकर जोश के बैंड का मजाक उड़ाने लगते हैं और उन्हें बुरी तरह पीटने की धमकी देते हैं। लेकिन ये बात आगे बढ़ती उससे पहले स्कूल कमेटी की हेड एलिस उन्हें रोक देती है और मेगाफोन से फील को डांटते हुए कहती हैं कि वो सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, वरना उसे पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। अब इस बात से फील सबके सामने शर्मिंदा हो जाता है और सभी उल्टा उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। यहाँ एलिस सभी स्टूडेंट्स से कहती हैं कि वो सभी लोग तैयार हो जाओ, हम सब यहाँ पर खूब मस्ती करने वाले हैं। एलिस की यह बात सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं और मस्ती करने निकल पड़ते हैं। वो सभी तैरते हैं, डांस करते हैं और जमकर शराब पीते हैं। वही जोश अपने क्लब के लिए एक स्टेज तैयार करने लगता है कि तभी पार्क का इकलौता गार्ड कॉर्नर वहाँ आ जाता है, जो उन्हें बैंड के लिए पावर सप्लाई देता है ताकि वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स को पावर दे सकें। लेकिन इसके साथ ही वह उन्हें चेतावनी देते हुए कहता है कि नया इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक ना बजाएं, क्योंकि उसे वह म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं। जोश उनकी सारी बातें ध्यान से सुनता है और उन्हें बताता है कि उनका बैंड 80 के दशक का क्लासिक रॉक म्यूजिक बजाता है, जिसमें सारी चीजें ओरिजिनल होती हैं। अब ये बात सुनकर कॉर्नर काफी खुश होता है। यहाँ जोश को कॉर्नर बताता है कि यह पार्क 1980 के दशक में खुला था और तब से ही वो यहाँ काम कर रहा है। उस समय वेट वैली पार्क शहर का सबसे मशहूर वाटर पार्क हुआ करता था, लेकिन बाद में यहाँ कुछ हादसे हुए जिससे इस पार्क की काफी बदनामी हुई और लोगों ने इस पार्क में आना छोड़ दिया। लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है जैसे यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। यहाँ कॉर्नर जोश और उसके दोस्तों को सावधान रहने की सलाह देता है और उनसे कहता है कि अगर उन्हें किसी चीज की मदद चाहिए तो वो बिना दिक्कत के उसके पास आ सकते हैं। वहीं पार्क के दूसरे हिस्से में प्रिसिला अपने बाकी साथियों को कार धोने का काम देती है और उन्हें बताती है कि तुम्हें इस कार को ऐसे धोना है जैसे वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो। अब इस बात को सुनते ही सभी लड़कियां अपने काम में लग जाती हैं और उस कार को ऐसा धोती हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। वहीं कुछ देर बाद हम टॉमी को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड किम्बरली को ढूंढ रहा था। प्रिसिला उसे रोकने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि उसे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन टॉमी उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है और किम्बरली की तलाश जारी रखता है। वहीं किम्बरली स्टेज की तरफ जाती है जहां जोश अपने कंसर्ट की तैयारी कर रहा था। यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि किम्बरली पहले जोश की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन कुछ अनबन होने की वजह से दोनों अलग हो गए थे और अब वो इसी पार्क में काम करती है। लेकिन अब जोश से दोबारा मिलने के बाद उसके मन में जोश के लिए प्यार जागने लगता है। जोश अभी भी उसे काफी पसंद करता था, इसलिए वो उसे कंसर्ट में उसका साथ देने को बोलता है। किम्बरली कोई जवाब देती उससे पहले टॉमी वहाँ आ जाता है और उनकी बातचीत को बीच में रोकता हुआ किम्बरली पर गुस्सा करने लगता है और उसे कहता है कि वो जोश से दूर रहे। इसके बाद टॉमी किम्बरली को डिनर पर ले जाता है, लेकिन इतना सब देखकर जोश के दिल में किम्बरली को वापस पाने की चाह जाग उठती है। इसके बाद हम कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जो स्लाइड से फिसल रहे थे, लेकिन तभी दो लड़के शराब पीते हुए स्लाइड पर कूद जाते हैं। अब तक किम्बरली भी काम पर वापस आ चुकी थी। कॉर्नर उसके पास मैसेज भेजते हुए कहता है कि दो लड़के बोतल के साथ नीचे आ रहे हैं, लेकिन किम्बरली तो उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और तभी वो दोनों नीचे आ जाते हैं। लेकिन वही बोतल उनके सिर से टकरा जाती है, जिससे दोनों के सिर फूट जाते हैं। कुछ देर बाद एम्बुलेंस वहां आती है और उन दोनों को वहां से ले जाने लगती है। वहीं पूल का मैनेजर कॉर्नर को डांटते हुए अपने काम पर वापस जाने को बोलता है, जिस पर कॉर्नर उन टूटे शीशों को पानी में ही छोड़कर वहां से चला जाता है। वहीं पार्क के दूसरी तरफ समुद्र तट पर प्रिसिला थोड़ी देर आराम करने बाहर
बाहर निकलती है तो बाकी लोग उसकी खूबसूरती को देखते रह जाते हैं। वहीं एलिस, चैड और स्लिम दूर से यह सब देख रहे होते हैं और प्रिसिला के फिगर की तारीफ कर रहे थे कि तभी फील भी वहां आ जाता है और सोचता है कि वह भी प्रिसिला से बात करने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे ही वह ऐसा सोचता है वो तीनों उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसे देख फील को बहुत गुस्सा आता है और वो बाकियों से लड़ने लगता है। तभी एलिस उसे शांत करती है और वो वहां से चला जाता है। वहीं मौका देखकर स्लिम प्रिसिला से बात करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो कुछ कह पाता उससे पहले माइकल यानी जोश के पिता का फोन आ जाता है जो उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। वहीं कुछ देर बाद रात हो जाती है और हम देखते हैं कि सभी लड़कियां नशे में डूबी हुई हैं और एक दूसरे के साथ मस्ती कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जोश के दोस्त चैड और स्लिम टॉमी से कहते हैं कि वह शो के लिए साउंड मिक्सिंग में उनकी मदद करें। टॉमी उन्हें साफ मना कर देता है, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वो उनकी बात मान जाता है और उनके साथ चल देता है। अब जोश और किम्बरली अकेले रह गए थे। जोश बिना ज्यादा सोचे किम्बरली से माफी मांगता है और उसे किस कर देता है। फिर दोनों अपने ब्रेकअप के बारे में बात करते हैं और थोड़ी देर के बाद दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं। वहीं जोश का पिता माइकल प्रिसिला के साथ पार्क के एक शानदार रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा था और वो उससे पार्क के बारे में बात करता है। वहीं जोश और किम्बरली चुपचाप ड्रेसिंग रूम से होते हुए वॉशरूम में चले जाते हैं और इतने दिन बाद मिलने की वजह से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लेकिन वो अपने काम में इस कदर खो गए थे कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि फील यहीं पर छुपा हुआ है और वो इनके रोमांटिक पल का वीडियो बना लेता है। अपना काम पूरा करने के बाद जोश और किम्बरली एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और तय करते हैं कि जो कुछ हुआ वह किसी को भी नहीं बताएंगे। फिर थोड़ी देर बाद बैंड का शो शुरू होता है और सभी लोग मस्ती में झूमने लगते हैं। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन तभी सबके फोन पर वही वीडियो आ जाती है जो फील ने बनाई थी। वहीं कुछ ही देर में वो वीडियो टॉमी तक भी पहुंच जाती है, जिसे देख वह गुस्से से पागल हो जाता है और स्टेज की तरफ भागता है। वो जोश के चेहरे पर एक घूंसा मारता है और दोनों के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। इस लड़ाई को देखकर चैड अपने दोस्त जोश की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन टॉमी उसे भी मार गिराता है। स्लिम भी यह सब देख रहा था, लेकिन डर के मारे वह कुछ भी नहीं करता और पीछे हट जाता है। टॉमी फिर से जोश पर हमला करने ही वाला था कि तभी प्रिसिला वहां आ जाती है और वो टॉमी को रुकने को बोलती है। टॉमी उसकी बात मान तो जाता है, लेकिन जाने से पहले सबको धमकी देता है कि वो अब किसी को भी नहीं छोड़ेगा। उसके यहाँ से जाने के बाद प्रिसिला जोश से माफी मांगती है। तभी उसका ध्यान पॉल की तरफ जाता है जो एलिस के साथ खड़ा था। ये देखकर उसे समझ आ जाता है कि पॉल और एलिस का आपस में कोई रिश्ता है और फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। इस बीच चैड जोश की मदद करता है और उसे उसके कमरे में वापस ले जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उनकी मुलाकात जोश के पिता से होती है, जिसे देख चैड उन्हें अकेले छोड़ देता है। हालांकि जोश और उसके पिता के रिश्ते कुछ ठीक नहीं हैं, फिर भी माइकल एक फिक्रमंद पिता बनने की कोशिश करता है और अपने बेटे से कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है मेरे बच्चे, मैं ये पूरा वाटर पार्क तुम्हारे लिए खरीद रहा हूँ और ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट होगा। लेकिन जोश गुस्से में कहता है कि इतनी दौलत होने के बावजूद वह कभी मेरा प्यार या भरोसा नहीं जीत पाए और ना कभी जीत पाएंगे। इसके बाद जोश अपने कमरे में चला जाता है और उसी समय किम्बरली भी वहां आ जाती है। वो पूछती है कि जोश कहां पर है, लेकिन तभी जोश भी वहां पहुंच जाता है और वो दोनों टहलने निकल पड़ते हैं ताकि आपस में बात करके अपनी अनबन को सही कर सकें। उसी दौरान वह रहस्यमयी आदमी जिसने पहले एक कपल की हत्या की थी वह फिर से वापस आता है और एक स्लाइड पर चढ़कर इसके टनल के बीच में एक्स आकार के 2 तेज धार ब्लेड फिट कर देता है। वहीं प्रिसिला मैनेजर के पास आती है और बड़े गुस्से में उससे कहती है कि उसे इस पूल को नहीं बेचना था, जिस पर मैनेजर उसे बोलता है कि यहाँ पर लोग कम ही आते हैं और मैं अपनी जेब से इतने सारे स्टाफ की सैलरी नहीं दे सकता, जिस पर प्रिसिला उसे गाली देते हुए वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह माइकल उस वाटर पार्क को देख रहा था ताकि वो उसका सही दाम लगा सके, लेकिन तभी वह रहस्यमय आदमी चुपचाप उनके पीछे से आता है और उन पर बंदूक तान देता है। अब उसे देख माइकल डर से सहम जाता है और उससे अपनी जान की भीख मांगने लगता है, लेकिन वो आदमी कुछ भी नहीं बोलता और माइकल के पैर में गोली मार देता है। इसके बाद वो उसे जबरदस्ती स्टोरेज रूम में जाने को बोलता है। माइकल रेंगता हुआ वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो वहाँ उन दोनों स्टाफ की लाश देखता है जिन्हें स्टार्टिंग में उस किलर ने मार दिया था। अब उसे देख माइकल को सदमा लगता है और वह अपनी जान की भीख मांगने लगता है, मगर वह रहस्यमयी किलर उस पर जरा भी रहम नहीं करता और उसे भी मार देता है। वहीं दूसरी तरफ टॉमी किम्बरली के पास सैकड़ों मैसेज करता है और उसे माफ करने को बोलता है। हालांकि किम्बरली उसके मैसेज का कोई जवाब नहीं देती, जिसके बाद वो कॉल पर भी उससे माफी मांगता है, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता। लेकिन तभी हम किसी को उसकी कार की तरफ बढ़ता देखते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि कॉर्नर ही था। अब कॉर्नर को अचानक देखकर टॉमी काफी डर जाता है और उसे यहाँ से जाने को बोलता है, लेकिन कॉर्नर तो टॉमी से कहता है कि उसे किम्बरली को भूल जाना चाहिए, क्योंकि सच ये है कि तुमने कभी उससे प्यार ही नहीं किया। टॉमी को यह बात काफी बुरी लगती है और वो कॉर्नर को अपने काम से मतलब रखने को बोलता है और वहाँ से जाने
आने को बोलता है और कॉर्नर भी बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। इसी बीच हम समुद्र के किनारे एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो अपनी माँ के साथ बीच पर आया था, लेकिन उसके पैर में चोट लगी थी तो वो अपनी माँ से घर वापस चलने को बोलता है। लेकिन उसकी माँ उसे कहती है कि उन्होंने पूरे दिन का पैसा दिया है तो वो बिना शाम हुए यहाँ से नहीं जाने वाले। वो अपने बच्चे को एक पन्नी देती है ताकि वो अपने जख्म को प्रोटेक्ट कर सके। वहीं रेत में उस बच्चे को एक पुराना टेप प्लेयर मिलता है जिसे देखकर वो काफी खुश होता है और अपनी माँ को दिखाता है, लेकिन उसकी माँ को उसकी कोई परवाह नहीं थी और वो उस पर जरा भी ध्यान नहीं देती, जिस पर वो बच्चा लंगड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है। अब कुछ ही देर में वाटर स्लाइड्स ऑन होने वाली थी तो कॉर्नर वाटर फ्लो को स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसे नहीं पता कि अंदर किसी ने एक तेज ब्लेड वाला जाल लगा दिया है। वहीं हम देखते हैं कि पानी स्लाइड से होते हुए नीचे पूल में आने लगता है, जिससे किसी को कुछ गड़बड़ी नहीं दिखती। वहीं नीचे कॉर्नर को खून के धब्बे दिखते हैं, लेकिन वो उन्हें नजरअंदाज करते हुए वहाँ से चला जाता है। इधर प्रिसिला और जैक स्लाइड के पास एंजॉय कर रहे थे, तभी वहाँ पूल का मैनेजर आ जाता है और वो प्रिसिला को अपनी गंदी हरकत बंद करने को बोलता है, लेकिन प्रिसिला तो उस पर उल्टा इल्जाम लगाती है कि वो चोरी छुपे उन्हें देख रहा था। अब इस बात पर मैनेजर को काफी गुस्सा आता है और वो गाली देते हुए वहाँ से चला जाता है। वहीं हम बाकी स्टूडेंट्स को देखते हैं जो मैनेजर के आने के इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद मैनेजर वहाँ आता है और उन्हें मोटिवेट करते हुए एक कंपटीशन के बारे में बताता है। इस खेल में 3-3 लोगों की टीम बनाई जाती है जिन्हें स्लाइड में से होकर नीचे पूल तक जाना होगा। जो टीम सबसे पहले नीचे पूल में पहुंचेगी वो टीम जीत जाएगी। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी टीम बनाकर प्रतियोगिता के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रिसिला भी उस ट्रॉफी के साथ वहाँ पहुंच जाती है जो उन्हें जीत पर मिलने वाली है। वो अभी अपनी रेस स्टार्ट करते कि तभी टॉमी भी वहाँ आ जाता है और प्रिसिला से कहता है कि वो भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेगा, लेकिन प्रिसिला उसे यहाँ से जाने को बोलती है और उसे पुलिस बुलाने की धमकी देती है। लेकिन तभी मैनेजर उसे रोकते हुए कहता है कि टॉमी इस बार एक आम ग्राहक की तरह हिस्सा लेना चाहता है तो उसे भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए। इसके बाद वो स्लाइड की तरफ बढ़ता है, लेकिन फील और उसके दोस्त उसे रोक देते हैं, जिसे देख टॉमी समझ जाता है कि वह अकेले उन सबको नहीं हरा सकता, इसलिए वह हार मान लेता है और वहाँ से दूर चला जाता है। वहीं अब तक टीमें फाइनल हो चुकी थीं, जिनमें पहली टीम में जोश, किम्बरली और चैड और दूसरी टीम में एलिस और उसके 2 दोस्त होते हैं। लेकिन वहीं टॉमी देखता है कि स्लाइड से एक जगह पानी लीक हो रहा है। उस पानी को देखकर टॉमी को डर लगने लगता है। वो उसके और करीब जाता है जहाँ नीचे उसे प्लास्टिक के कुछ टुकड़े भी मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो समझ जाता है कि स्लाइड के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है। इसलिए वो दोबारा सबके पास जाता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि स्लाइड पर जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन फील दोबारा आकर उसे रोक देता है। अब कंपटीशन शुरू होने का समय आ गया है, इसीलिए पॉल प्रिसिला के साथ मिलकर सबको नियम समझाने लगता है। वह कहता है कि तीनों को स्लाइड के दौरान एक दूसरे का हाथ पकड़े रहना होगा। जो टीम सबसे पहले पुल तक पहुंचेगी उसे इनाम के तौर पर $500 मिलेंगे। नीचे कॉर्नर सभी का इंतजार करेगा ताकि जरूरत पड़ने पर वो लाइफ गार्ड की तरह मदद कर सके। जब सब कुछ समझा दिया जाता है तो तीनों टीमें अपनी अपनी स्लाइड पर तैयार हो जाती हैं। पॉल अपनी बंदूक से हवा में गोली चलाता है जो इशारा होता है कि प्रतियोगिता शुरू हो गई है। उसी वक्त टॉमी जल्दी से सीढ़ियों पर चढ़ता है और सबको चेतावनी देता है कि कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली है। वह सबूत भी दिखाता है कि स्लाइड के साथ छेड़छाड़ हुई है, लेकिन कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। टॉमी चिल्लाकर कहता है कि आज से ठीक 35 साल पहले भी इस पार्क में एक खतरनाक दुर्घटना हुई थी और उसे डर है कि वही सब फिर दोहराया जा सकता है। लेकिन पॉल और प्रिसिला उसकी बात नहीं मानते और कंपटीशन शुरू कराने का फैसला करते हैं। तीनों टीमें स्लाइड से नीचे जाती हैं। शुरू में सब कुछ ठीक लगता है और पॉल बाकियों को भी स्लाइड में भेज देता है। टॉमी अब भी उन्हें रोकने की कोशिश करता रहता है, जिसे देख फील गुस्से में आ जाता है और टॉमी को धक्का दे देता है, जिससे टॉमी भी एक स्लाइड में गिर जाता है। बाकी टीमें स्लाइड में आगे बढ़ रही थीं, लेकिन एलिस और उसके दोस्तों की किस्मत आज काफी खराब थी। उन्होंने जो स्लाइड चुनी थी उसमें 2 तेज ब्लेड लगे हुए थे। एलिस सबसे आगे थी, इसलिए वह ब्लेड से टकरा जाती है और उसके शरीर के टुकड़े हो जाते हैं। कुछ देर बाद जोश, किम्बरली और चैड की टीम सबसे पहले पूल में पहुंचती है और उन्हें विजेता घोषित कर दिया जाता है। लेकिन तभी एलिस की स्लाइड से सिर्फ खून और उसके शरीर के टुकड़े बाहर आते हैं। यह देखकर हर कोई डर जाता है कि आखिर अंदर क्या हुआ। कॉर्नर जो सब पर नजर रख रहा था, ये देखकर उसे गहरा सदमा लगता है और वो बेहोश होकर अपने ही पैर पर गिर जाता है। जोश अपने दोस्त की मदद करने के लिए स्लाइड पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह एलिस के खून और अंगों पर फिसल जाता है। ये भयानक मंजर उस लड़के और उसकी माँ ने भी देख लिया था। वो लेडी तुरंत पुलिस के पास कॉल करती है और उन्हें सारी बात बता देती है। अब इतने बड़े हादसे की वजह से पार्क में अफरा तफरी मच जाती है। इधर सुरंग के अंदर टॉमी भी धीरे धीरे अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा था। स्लाइड से फिसलते हुए वो भी अपने बाकी साथियों की लाशों के पास पहुंच जाता है और मदद के लिए चिल्लाने लगता है। इधर कॉर्नर नीचे खुद को संभालता है और जल्दी से पॉल और प्रिसिला को स्लाइड से नीचे आने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उनका वॉकी टॉकी ठीक से काम नहीं कर रहा था। इसीलिए पॉल और प्रिसिला को लगता है कि सब कुछ ठीक
ठीक है और वे भी अपनी अपनी टीमों के साथ रेस में भाग लेने का फैसला करते हैं। पॉल 2 और स्टूडेंट्स के साथ स्लाइड से नीचे जाने लगता है, जबकि प्रिसिला, फील और उसके दोस्तों के साथ दूसरी स्लाइड से नीचे जाती है। उनके वहां से जाते ही एक और टीम स्लाइड के अंदर कूद पड़ती है। यहाँ टॉमी हर पल अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि पॉल की टीम उसी स्लाइड से आ रही है जिसमें टॉमी फंसा हुआ है। अगले पल टीम की 2 लड़कियां स्लाइड में आ जाती हैं, जिससे टॉमी को धक्का लगता है और उसके टुकड़े हो जाते हैं। पॉल, जो स्लाइड से नीचे जाने में पहले ही डर रहा था, आखिरी मिनट में खुद को रोकने की कोशिश करता है। कुछ मिनट बाद जोश, जो बाहर से स्लाइड पर चढ़ गया था, पॉल को ढूंढ लेता है और उसे बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन पॉल ऊपर नहीं चढ़ पाता और फिसलकर नीचे गिर जाता है। इतनी बड़ी अफरा तफरी के बाद कॉर्नर ऊपर पहुंचता है और किम्बरली से कहता है कि हमें पानी की सप्लाई तुरंत बंद कर देनी चाहिए ताकि बाकी लोग स्लाइड से नीचे न जा सकें। किम्बरली उसकी बात सुनकर सप्लाई रूम में पहुंचती है, लेकिन वहां वो देखती है माइकल की लाश वहीं पर पड़ी हुई है और सब जगह खून फैला हुआ है। इधर जोश भले ही पॉल को नहीं बचा पाया, लेकिन वह स्लाइड की सीढ़ियों पर चढ़ता है और टोबोगन से कहता है कि नीचे काफी खतरा है, लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और स्लाइड में कूद जाता है और कुछ ही देर में उसके टुकड़े भी पूल में फैल जाते हैं। अब तक पूरा पूल खून से लाल हो चुका था, सब जगह इंसानों के कटे फटे अंग पड़े हुए थे। अब तक कॉर्नर भी ऊपर पहुंच जाता है और सबको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनते और कॉर्नर सहित जोश को स्लाइड में फेंक देते हैं। लेकिन लकीली दोनों की किस्मत अच्छी थी तो दोनों सेफली बच जाते हैं। अब तक पूरा पूल खून से भर चुका था। एक बार फिर वेट वैली वाटर पार्क में वही पुरानी भयानक घटना दोहराई गई और यह दुखद खबर पूरे इलाके में महीनों तक चर्चा का विषय बन गई। इस घटना के कुछ महीनों बाद जोश अपनी प्रेमिका किम्बरली के साथ एक वकील के दफ्तर में बैठा होता है। वकील जोश को उसके मर चुके पिता की वसीयत के बारे में जानकारी देते हुए बताता है कि उसके पिता इस एरिया के सबसे अमीर आदमी थे और उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति के साथ साथ वेट वैली वाटर पार्क भी तुम्हारे नाम कर दिया था। यहाँ वकील बताता है कि उसके पिता चाहते थे कि इस जगह पर एक शॉपिंग सेंटर बनाया जाए, लेकिन अब उनके ना होने के कारण इस काम को पूरा करने के लिए जोश की परमिशन जरूरी है। जोश थोड़ी देर सोचता है और उस चेक पर साइन कर देता है, जिससे उसे इस बिजनेस का सारा पैसा मिल जाएगा। वहीं हम प्रिसिला को भी देखते हैं, जो पार्क के पुराने मालिक की पत्नी थी, इसलिए उसे भी इस प्रॉपर्टी की बिक्री का कुछ हिस्सा मिलता है। फिर जोश उसे गले लगाता है और कहता है कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए वह माफी चाहता है, खासकर इसलिए कि वह उसके पति की जान नहीं बचा पाया। प्रिसिला उसे दिलासा देती है और कहती है कि वेट वैली में जो भी हुआ उसके लिए जोश जिम्मेदार नहीं है। लेकिन जैसे ही जोश उससे बात करता है, प्रिसिला के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी उभर जाती है। इसके बाद हम प्रिसिला के बचपन की यादें देखते हैं, जिसमें प्रिसिला एक छोटी बच्ची है जब वह वेट वैली पार्क में अपने पिता के साथ स्लाइड कर रही थी। तभी एक एक्सीडेंट की वजह से उसके पिता जख्मी हो जाते हैं। वो मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन गार्ड्स रोमांस करने में बिजी थे और वहीं पानी में तड़प कर प्रिसिला के पिता की मृत्यु हो जाती है। उनके मरने के बाद प्रिसिला बदला लेने का डिसाइड करती है और ठान लेती है कि जब तक वो इस पार्क को हमेशा के लिए बंद नहीं करा देती, वो तब तक चैन से नहीं बैठेगी। और उसे ये मौका माइकल के जरिए मिल जाता है। उसने माइकल को अपने जाल में फंसाया ताकि वो ये पार्क खरीद सके। उसकी योजना सफल रही। पार्क खरीदने के बाद प्रिसिला ने वहाँ और भी खतरनाक हमलों की योजना बनाई ताकि पार्क को दोबारा खोलने का कोई मौका ही ना बचे। और इतने बड़े हादसे के बाद पार्क को बेच दिया गया और प्रिसिला का बदला पूरा हो गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।